तब से लेके अभी तक नेपाल एक फुल डेमोक्रेसी है। पर अब जो पॉलिटिशियंस थे वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट वाले पॉलिटिशियन थे, या एटलीस्ट पावर में रहने के लिए तो वो यही करते। 1950 तक नेपाल में डेमोक्रेसी नहीं थी, वहाँ राजा थे। पर जब इंडिया को आज़ादी मिली, संविधान मिला, उसके बाद नेपाल में भी डेमोक्रेसी की डिमांड बढ़ने लगी। 2015 में नेपाल में बहुत बड़े भूकंप आए, गांव के गांव एकदम फ्लैट हो गए। और उसी टाइम नेपाल ने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन भी पास कर रहा है। प्रेस हुए कि उन्होंने गोरखा सोल्जर्स को अपनी आर्मी में रिक्रूट करना चालू किया। कि ऐसे कैसे बोल रहे हो, गौतम बुद्ध नेपाल में पैदा हुए थे, मधेसी। ये वो लोग हैं जो इंडिया से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं, हिंदी बोलते हैं, कल्चर लगभग बहुत सेम है। हिल पीपल, ये वो है जो नेपाल को एक तरह से रूल करते हैं। अब जुन हाम्रो नेपाल र भारतको बिचमा चाहिँ जुन सदियौँ शताब्दीदेखि नै जुन एउटा राम्रो रिलेसन है, एउटा ऐतिहासिक सांस्कृतिक र आर्थिक रिलेसन छ, त्यो चाहिँ पहिला अब शताब्दीदेखि नै एकदमै राम्रो हुँदै आएको छ है। राम्रो 2013 में नेपाल में इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान फुटबॉल मैच चल रहा था और नेपाल के लोग अफगानिस्तान को चेयर कर रहे थे और इंडिया के प्लेयर्स को बू। इनफैक्ट ये कहते हैं कि नेपाल के कुछ लोग हर उस टीम को सपोर्ट करेंगे जो इंडिया के अगेंस्ट खेल रही है। हेलो एभ्रिवान, नमस्ते, जजलप्पा, हजुरहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल प्रधान फुड्स एन्ड फ्यामिली ब्लगमा। र आशा गर्छु साथीहरू तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला है, स्वस्थ हुनुहुन्छ होला भनी। र हामी पनि तपाईँहरूको माया प्रेमले गर्दा एक प्रकार राम्रै नै छौँ है। र साथीहरू आशा गर्छु तपाईँहरूले सधैँभरि हामीलाई यसरी नै माया गरिदिनुहुन्छ होला भनी। र यदि कोही हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस् है। र साथीहरू आज चाहिँ म तपाईँहरू समक्ष के लिएर आएको छु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ लिएर आएको छु है। र त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा के भन्दाखेरि आज हामी एउटा विषयको गहिराइमा डुब्दै जसले चाहिँ अक्सर अब मान्छेलाई अब एउटा हुन्छ नि, एउटा भ्रम, एउटा अब जिज्ञासा एउटा हुन्छ नि, एउटा क्युरियोसिटी उयो के भन्छ त्यसलाई, क्युरियोसिटी जागरुक गर्छ नि, त्यसको विषयमा। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सायद कतिलाई हुन्छ अब हाम्रो नेपाल र हाम्रो भारत इन्डियाको चाहिँ रिलेसन चाहिँ अहिले अब सबैलाई नै बिग्रिँदै गएको जस्तो लाग्छ होइन। अब पहिला जतिको राम्रो थियो अहिले त्यतिको राम्रो अब उयो चाहिँ दुई देशहरूमा चाहिँ त्यति राम्रो सम्बन्ध नभएको जस्तो लाग्छ। र अहिले चाहिँ अब के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ होइन, अब कतिको अनुमान सही पनि हुन्छ, कतिको गलत पनि हुन्छ होइन। के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हाम्रो इन्डिया र नेपालमा चाहिँ अब मतलब यस्तो अलिकति अब अहिले चाहिँ टाढेको जस्तो फिल हुन्छ नि त। अन्त अब कस्तो उयो भएको रहेछ, मतलब टाढेको छ न नजिकमै छ न। र के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इन्डिया र अब नेपालमा चाहिँ अब यस्तो डिस्टेन्स बढेर गएको छ है, त्यो कुराको विषयमा चाहिँ अब जान्नुको लागि चाहिँ तपाईँ हामी सबैजना मिलेर चाहिँ यो भिडियो हेरौँ। अन्त ल साथीहरू अब चाहिँ है के कस्तो रहेछ, तपाईँहरू हामीहरू किन चाहिँ यस्तो भएको रहेछ हेर्दै जाउँ। र भिडियो चाहिँ अब ढिलो नगरिकन अब हामी भिडियो हेर्नुतर्फ लागौँ है। इंटरनेट में मेरा फेवरेट टाइम पास है रेडिट चलाना। रेडिट पे मीम्स है, छोटे बच्चों को गिरते हुए देख सकता हूँ, वियर्ड क्वेश्चंस और लोगों के साथ हिंदी डिस्कशंस पे पार्ट ले सकता हूँ, काफ़ी फन। और अभी मैंने रिसेंटली रेडिट पे एक पोस्ट देखा जिसमें लिखा था कि नेपाल के ज़्यादातर लोग इंडिया को हेट करते हैं और इंडियंस को ये बात पता नहीं है, इग्नोरेंट है। टू बी ऑनेस्ट मुझे भी लगा कि कुछ चुनिंदा नेपाल के लोगों की फीलिंग होगी, सब ऐसा नहीं सोचते होंगे, पर फिर भी मैंने इस पर थोड़ा सा पढ़ा। टर्न्स आउट मैं भी उन इग्नोरेंट लोगों में से एक हूँ। और 2015 में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी यही पूछा था कि नेपाल के लोग हमें पसंद क्यों नहीं करते। ये स्टोरी है दो कंट्रीज़ की, दो कंट्रीज़ जो एक लॉन्ग बॉर्डर, एक रिच कल्चर शेयर करते हैं। कैसे हमारी पॉलिटिक्स एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ट्रेड और कॉमर्स के पुराने दिनों से लेकर आज की जियोपॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी, अलग अलग तरीके जिनसे आप एक सिचुएशन को देख सकते हो एक क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। ये रंजीत रे सर की बुक है काठमांडू डिलेमा। ये हमारे एम्बेसडर टू नेपाल थे और इन्होंने अपनी बुक में बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स बताए। मैं आपसे एक शेयर करता हूँ। Good evening and welcome to the Dashrath Stadium in Kathmandu, Nepal. 2013 में नेपाल में इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान फुटबॉल मैच चल रहा था
और नेपाल के लोग अफगानिस्तान को चेयर कर रहे थे और इंडिया के प्लेयर्स को बू। इनफैक्ट ये कहते हैं कि नेपाल के कुछ लोग हर उस टीम को सपोर्ट करेंगे जो इंडिया के अगेंस्ट खेल रही हो, भले ही पाकिस्तानी क्यों। और नेपाल के लोग बहुत प्राउड, बहुत नेशनलिस्ट लोग हैं। अभी पिछले साल हमारे ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर ने बोल दिया था कि गौतम बुद्ध एक ग्रेट इंडियन थे, और इस बात को लेकर नेपाल में प्रोटेस्ट हो गए। वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट तक निकाल दिया कि ऐसे कैसे बोल रहे हो, गौतम बुद्ध नेपाल में पैदा हुए थे। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, छोटे छोटे इंसिडेंट भी ऐसे ब्लो अप कर जाते हैं। हमारा रिलीजन, कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज जो इन दो कंट्रीज को जोड़ता है, वही हमारे बीच टेंशन भी क्रिएट करता है। अब ऐसा क्यों है, इसके लिए थोड़ा सा नेपाल के बारे में जानना ज़रूरी है। नेपाल 200 साल पहले ऐसा दिखता था। शिमला, देहरादून, नीचे की तरफ बांग्लादेश का कुछ हिस्सा, ये सब नेपाल का पार्ट थे। और इंडिया में उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी थी और ये ऊपर तिब्बत। अब ये 200 साल पुरानी बात है, तब इंटरनेट वगैरह कुछ नहीं था और तब तिब्बत को एक मिस्टिकल लैंड की तरह देखा जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी को उस टाइम पैसे चाहिए थे और तिब्बत में थी पश्मीना, जो लंदन में और महंगी बिकती। पर अगर तिब्बत पहुंचना है तो नेपाल से जाना पड़ेगा, मगर नेपाल ने साफ मना कर दिया, कोई अंदर नहीं आएगा। तो अंग्रेज़ों और नेपाल के बीच वॉर स्टार्ट हो गई। 2 साल तक वॉर चली पर कोई सब्सटैंशियल रिजल्ट नहीं आया, पर नेपाल थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा। तो उसके बाद एक ट्रीटी साइन की गई और नेपाल को अपना बहुत सारा हिस्सा अंग्रेज़ों को देना पड़ा। उसी के बाद से नेपाल आज तक ऐसा दिखता है। अब उनकी पॉपुलेशन को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। मधेसीज, ये वो लोग हैं जो इंडिया से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं, हिंदी बोलते हैं, कल्चर लगभग बहुत सेम है। हिल पीपल, ये वो है जो नेपाल को एक तरह से रूल करते हैं। राजा महाराजा यहीं से थे और आज भी आर्मी में और पॉलिटिक्स में यही डोमिनेट करते हैं। नेपाली नेशनलिज्म और कुछ हद तक इंडिया के लिए जो हेट्रेड है वो इन्हीं लोगों से आती है। और फिर बाकी जनजाति। वॉर के बाद अंग्रेज़ गोरखा सोल्जर से इतने ज़्यादा इंप्रेस हुए कि उन्होंने गोरखा सोल्जर्स को अपनी आर्मी में रिक्रूट करना चालू किया। ज्योग्राफी और कल्चर तो आपको समझ में आ गया, मैं आपको रीज़न समझाता हूँ जिसमें ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स इन्वॉल्व। 1950 तक नेपाल में डेमोक्रेसी नहीं थी, वहाँ राजा थे। पर जब इंडिया को आज़ादी मिली, संविधान मिला, उसके बाद नेपाल में भी डेमोक्रेसी की डिमांड बढ़ने लगी। तब प्राइम मिनिस्टर नेहरू थे और उन्होंने भी इस डिमांड को सपोर्ट किया। तो कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद और हमारे बहुत ज़्यादा सपोर्ट के बाद नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी आ गई। मतलब राजा अभी भी थे पर अब थोड़ा डेमोक्रेटिकली रूल करना था। मतलब इसको ऐसे समझो कि नेपाल ने 10 साल तक डेमोक्रेसी के साथ एक्सपेरिमेंट किया। इनफैक्ट रूमर है कि नेपाल के राजा नेपाल को इंडिया का पार्ट बनाने के लिए तैयार थे, पर पंडित नेहरू ने मना कर दिया। पर फिर आए किंग महेंद्र, पर किंग महेंद्र को डेमोक्रेसी से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने कहा बहुत खेले, डेमोक्रेसी हटाओ अब से, और वो वापस मोनार्की ले आए कि राजा है जो है। अब यहाँ चीज़ें थोड़ी इंटरेस्टिंग होती है क्योंकि इसमें आरएसएस भी इन्वॉल्व है। जब किंग महेंद्र ने सारी पावर्स वापस ले ली, डेमोक्रेसी हटा दी, पंडित नेहरू ने नेपाल को बहुत क्रिटिसाइज किया। पंडित नेहरू नाराज थे क्योंकि वहाँ जस्ट सिलेक्शन हुए ही थे, नेपाली कांग्रेस वहाँ मेजोरिटी में आई ही थी। और र साथीहरू है, सायद कतिजनालाई अब यो भिडियो हेर्दा हेर्दा अब अल्छी लाग्न पनि सक्छ र है अल्छी लाग्यो अब, र तपाईँहरूलाई अल्छी लाग्यो भने चाहिँ म तपाईँहरूलाई एउटा यस्तो गेमी एपको बारेमा भन्न चाहन्छु कि जो चाहिँ तपाईँहरू घर बसी बसी है पैसा अर्निङ गर्नु सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदमै अब जेन्युन गेम छ है। यो चाहिँ मैले आफै पर्सनल पनि एक्सपिरियन्स गरेको छु होइन। अब यो चाहिँ मलाई पनि पहिला उयो लागेको थियो, अब होला अब आफ्नो ब्याङ्क डिटेल्सहरू दिँदाखेरि फ्रड छ जस्तो लागेको थियो, तर त्यसो छैन रहेछ। र यदि तपाईँहरूलाई यो गेमको उयसमा यसको चाहिँ अब कस्टमर केयर पनि एकदमै जेन्युन छ, र तपाईँहरू यदि कसैलाई यो गेमको बारेमा डिटेल्समा जान्नु छ भने चाहिँ तपाईँहरूले यो भिडियो हेर्नु सक्नुहुन्छ है। यदि कसैलाई अल्छी लाग्यो भने यो भिडियो तपाईँहरूले स्किप गरिकन यो भिडियोलाई नै कन्टिन्यू पनि गर्नु सक्नुहुनेछ है। हाई एभ्रिवान, जस्तै मेरो वाइफले भनिहाल्यो यो गेमको बारेमा है। यो गेमको बारेमा चाहिँ तपाईँलाई म अलिकति भनिदिन चाहन्छु। यो गेमको नाम चाहिँ यो, यदि तपाईँहरू घर बसी बसी पैसा कमाउनु चाहनुहुन्छ र एकदमै सजिलो गेम छ, ट्रस्टेड पनि छ, अन्त यो कस्टमर केयर मिन्स सपोर्ट पनि छ 24/7। अन्त यो गेमको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूलाई म अलिक भनिदिन्छु है। यो चाहिँ मैले पर्सनली खेलेर एक्सपिरियन्स गरेर ट्रस्टेड भएको कारणले चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि भनेको, यदि तपाईँहरू पनि घर बसी बसी दिनको 1500 या 2000 या 3000 या लाख कमाउनु पनि सक्नुहुन्छ। अन्त यो गेमको नाम चाहिँ के हो भनेपछि यो चाहिँ गेमको नाम हो तीन पत्ती गोल्ड है। 3 पत्ती गोल्ड। यो गेमको लिङ्क चाहिँ तपाईँलाई म डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु, डिस्क्रिप्सनमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसको नाम चाहिँ हो 3 पत्ती गोल्ड है। मिन्स मेरै उस लिङ्कबाट जानुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई पछाडि बोनसहरू पनि राम्रो राम्रो पाउनुहुन्छ। र यो गेमको नाम चाहिँ 3 पत्ती गोल्ड हो। के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि चाहिँ पहिला यो गेमलाई खोल्नुहोस् है। र तपाईँले यो गेम खोलेपछि चाहिँ तपाईँको पहिला एउटा लगइन उयो आउँछ, लगइन जसमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो फोन नम्बर हालेर चाहिँ एउटा ओटिपी आउँछ। ओटिपी आएपछि चाहिँ तपाईँको फर्स्ट इन्टरफेस चाहिँ यस्तो हुन्छ।
यस्तो आएपछि चाहिँ तपाईँको फर्स्ट एउटा क्यास बोनसहरू दिन्छ, प्लस 500 प्लस बोनसहरू दिन्छ। पहिला चाहिँ यहाँ चाहिँ अब भिन्दै भिन्दै गेमहरू छ, तपाईँले खेल्न सक्नुहुन्छ है। र यसको चाहिँ भन्नु पऱ्यो चाहिँ त्यो विथड्रल जुन चाहिँ विथड्रल हुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ। विदिन तपाईँको 2 सेकेन्ड 3 सेकेन्डमा विथड्रल भइ पनि हाल्छ। यदि विथड्रल अड्किहाल्यो भने तपाईँलाई 24 आवर्समा चाहिँ उनीहरूले हालिदिइहाल्छ। यदि तपाईँको विथड्रल अड्क्यो भने कस्टमर केयरसँग बात माऱ्यो भने तपाईँको विथड्रल हालिहाल्छ। एकदमै ट्रस्टेड गेम छ है। र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ भिन्दै भिन्दै गेमहरू छ। जस्तै झन्डी मुन्डा भयो, यो एक्सप्लोरर स्लट भयो, गोल्ड इन्डिया, माइन्सहरू भयो है। एकदमै राम्रो राम्रो छ। तर तपाईँलाई चाहिँ म प्रिफर गर्छु एकदमै यो तलको ज्याकपट छ, तल नि हेर्न सक्नुहुन्छ, तिनपट्टि यो खेल्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदमै ट्रस्टेड हो गेम पनि। र यसमा चाहिँ विनिङ चाहिँ राम्रो हुन्छ। जस्तै यहाँ पेयर देख्छ, हाई कार्ड, सिक्वेन्स, कलर, पेयर है। जस्तै तपाईँले यो ज्याकपट हुन्छ, ज्याकपटमा चाहिँ अब जस्तै तपाईँले तल देख्नुहुँदैछ 10, 50, 100, 1000 यो चाहिँ सब तपाईँको मिन्स पैसा हो। र जस्तै तपाईँले 10 रुपियाँ ज्याकपटमा लगाउनु भयो भने दिनमा 3-4 पल्ट चाहिँ ज्याकपट देखाउँछ। त्यसमा तपाईँले 2600, 2700 पनि पाउनु सक्नुहुन्छ। र दिनमा चाहिँ 3 पल्ट मात्रै खेल्छ ज्याकपट चाहिँ। र 1, 2, 3, 4, 5 जुन चाहिँ 5 को लाइन छ। जस्तै तपाईँले अब यो हाई कार्डमा हाल्नुभयो 3x-मा, जस्तै 10 रुपियाँको तपाईँले आयो भने 30 रुपियाँ पाउनुहुन्छ, 10 रुपियाँको 40, 10 रुपियाँको 50, 10 को 60 र 10 को 100। जुन चाहिँ तपाईँले एमाउन्ट बढाउँदै खेल्नु पनि सक्नुहुन्छ, 20, 30 यसरी। एकदमै राम्रो छ गेम है। यो गेममा चाहिँ ज्यादा मिस तपाईँले अब उयो गर्नु हार्दैन। जसमा चाहिँ अब एकदमै आफ्नो ब्यालेन्स चाहिँ रहिरहन्छ गेममा चाहिँ। धेरै धेरै जित्छ पनि। यो तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ सुधीर सिंह यसले जितेको रहेछ 1,79,165 यो गेमबाट। अन्त जुन चाहिँ जितेको छ यो एमाउन्ट चाहिँ तपाईँको पक्का एकाउन्टमा आउँछ है। अन्त यो तपाईँ एक्सप्लोरर सर्ट, अब एक्सप्लोरर सर्टमा तपाईँको जस्तै अब ज्यादा बेट लगाएर खेल्नु पनि सक्नुहुन्छ। त्यो त्यसमा चाहिँ तपाईँको बिग विन अब उयोहरू लागेपछि चाहिँ धेरै धेरै एमाउन्टहरू चाहिँ कमाउन सक्नुहुन्छ। राम्रो छ गेम पनि। अब तपाईँलाई यदि अब एक टाइम पास छैन भने चाहिँ यहाँ अझै एउटा झन्डी मुन्डा भन्ने छ। जस्तै डाइस हो यो चाहिँ। जस्तै डाइसमा हेर्नुहोस् मान्छेहरूले कति लिएर खेल्दैछ, 61,000। यो सबै रियल पैसा हो, सबै खेलिरहेको। यो गेम चाहिँ किन ट्रस्टेड भनेपछि चाहिँ अब यही गेम मेरोमा चलिरहेको हुन्छ सेम, अरूकोमा पनि त्यही गेम नै चलिरहेको हुन्छ। यस्तो होइन कि एउटा अर्कोको हुन्छ, एउटा चल्यो अर्कोमा त एउटा त्यस्तो चाहिँ होइन। जस्तै अहिले चाहिँ मेरोमा अब 6 रुपियाँ 25 जब कति चाहिँ मैले अब यता जितेर विड्रल गरेर चाहिँ एमाउन्ट त्यति भएको। जस्तै तपाईँले 10 रुपियाँ 50, 10 रुपियाँ जस्तो झन्डीमा मकुटमा लगाएर खेल्न सक्नुहुन्छ। जस्तो 50, 100 राम्रो छ विनिङहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है। अहिले हिकायो 2 पाना 2 चुडिया, एमाउन्ट यता बढिहाल्छ तपाईँको। अन्त यदि यो झन्डी मुन्डा कसरी खेल्नु भनेपछि अब उसको ट्रिक्सहरू पनि छ। तपाईँले कमेन्ट गरेपछि तपाईँलाई म पछाडि ट्रिक्सहरू पनि लिङ्क दिन्छु, त्यहाँबाट तपाईँले सिकेर खेल्नु सक्नुहुन्छ। रियल एमाउन्ट दिन्छ। र यता जस्तै तपाईँलाई पैसा एड गर्नु छ भने चाहिँ यो जस्तै एड मनीमा जानुहोस्, यहाँ एड हुन्छ। मिनिमम 300बाट चाहिँ एड गरेर खेल्न सक्नुहुन्छ। 300 एड गर्नु पऱ्यो। 300मा राम्रो तपाईँलाई अझै उनीहरूले पैसा एड गरेर पनि दिन्छ। र तपाईँको अब तपाईँले एकदम ट्रस्टेड छैन के छैन आवाको भन्नुभयो भने चाहिँ मेरो एमाउन्टहरू देखाइदिन्छु है। जस्तै मेरो चाहिँ यो रियल क्यास हो। जस्तै मैले चाहिँ अहिले मेरो टोटल कमिसन छ 39,772 चाहिँ मैले रियल कमिसन पाएको। यो विड्रल पनि भइसक्यो। र तपाईँको चाहिँ 3टा उयसमा हुन्छ। यदि तपाईँले म खेल्दिनँ, म कम्ती खेल्छु र तपाईँले अब ज्यादा रिफर गर्नुभयो भने तपाईँको एउटा रिफरको 20 रुपिस गरेर आउँछ, प्लस कमिसन पनि आउँछ। अन्त तपाईँको यता देखाइदिन्छु। यदि मैले यो विड्रल यता विड्रल छ मेरो कमिसनको पैसा विड्रल। जस्तै अब विड्रलमा त्यस्तो म तपाईँलाई अब ट्रस्टेड छैन भने चाहिँ म विड्रल डिटेल्स देखाइदिन्छु। यो सब मैले विड्रल गरेको पैसाहरू आफ्नो एकाउन्टमा आइहाल्छ 2 मिनटको भित्रमा। र फर्स्ट एमाउन्ट चाहिँ थियो मेरो 9,820। र खेल्नुहोस्, यो गेम एकदमै राम्रो छ, ट्रस्टेड छ। मेरोमा एकाउन्ट्समा ह्युज एमाउन्ट रहन्थ्यो, जस्तै 50,000 60,000। तर कुनै दिन पनि यो गेमले एकपल्ट पनि चलाएन पनि र मलाई उयो पनि गरेन, इम्बेरेस पनि गरेन। खेल्नुहोस् यो गेम। यदि यो गेममा कुनै क्वेरीहरू छ भने तपाईँले रिलेटेड कुनै क्वेरीहरू छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ।
नेपाली कांग्रेस के ज़्यादातर मेंबर्स वही थे जो हमारे इंडिया से पढ़े थे, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में हमारी मदद की थी और पंडित नेहरू से क्लोज रिलेशंस थे। किंग महेंद्र ने इन लीडर्स को एंटी नेशनल और भारतीय दलाल बोल के जेल में डालना चालू किया और नेपाल में जो इंडिया के लिए हेट सेंटिमेंट है वो यहीं से स्टार्ट हुआ। दूसरी चीज़ जो किंग महेंद्र ने की वो थी इंडिया में कांग्रेस की ऑपोजिशन से दोस्ती, मतलब आरएसएस। और ये एक्चुअली मैंने 2 बुक से कंफर्म किया है। प्रशांत झा की बुक है अ कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री ऑफ नेपाल, इनके दादाजी संघ में थे, और दूसरी काठमांडू डिलेमा जो हमारे एम्बेसडर टू नेपाल ने लिखी है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि नेपाल हिंदू राष्ट्र ऑफिशियली किंग महेंद्र के टाइम बना, जब उन्होंने खुद को भगवान विष्णु का अवतार बताया और नेपाल का डिवाइन रूलर। और आरएसएस एक हिंदू नेशन के आइडिया से बहुत खुश, उनका फुल सपोर्ट। तुलसी गिरी जो एक टाइम पे नेपाल के प्राइम मिनिस्टर थे और आरएसएस मेंबर, नेपाल को एक्चुअली हिंदू राष्ट्र बनाने का आइडिया उनका ही था। अब यहाँ से पॉलिटिक्स 2 चीज़ों पर शिफ्ट हो गई, एंटी इंडिया सेंटिमेंट और हिंदू गार्ड। किंग महेंद्र के बाद उनके बेटे राजा बने, जिन्हें विश्व हिंदू परिषद ने विश्व हिंदू सम्राट घोषित किया। ये वो टाइम था जब इंदिरा गांधी की सरकार थी और सिक्किम इंडिया के साथ जस्ट जुड़ा ही था। तो नेपाल के रूलर्स में एक ये डर भी था कि ऐसा कुछ हमारे साथ भी हो सकता है। तो नेपाल अब चाइना के नज़दीक जाने लगा। नेपाल में माओइस्ट लिटरेचर इजीली मिलने लगा। इस टाइम तक नेपाल और इंडिया के रिलेशंस वीक होने लग गए थे और ये 1990 तक चला। पर फिर 1990 में नेपाल में फिर से रेवोल्यूशन हुआ और राजा की पावर्स फिर से कम कर दी गई। एक हेट्रेड का रीज़न ये भी है कि जब जब नेपाल में कोई पॉलिटिकल रेवोल्यूशन हुआ है, इंडिया का उसमें कुछ ना कुछ रोल रहा है। 1950 में हमने ही कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की लाने में मदद की थी और 1990 में जब फिर से ये हुआ तब भी हमने डेमोक्रेटिक फोर्सेस को फुल सपोर्ट किया। मैंने आपको बताया था ना कि जो हिल पीपल हैं यही रूलिंग क्लास थे और आज भी कुछ हद तक यही है। तो इन्होंने पावर में रहने के लिए एंटी इंडियन नैरेटिव बिल्ड किया। और अगर इंडिया डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहा है, मतलब जो भी स्टेप्स है वो इन लोगों के अगेंस्ट है। वैसे अगर ये सब आर्ग्यूमेंट्स हटा भी दे और नेपाल के नज़रिए से देखें तो किसी भी कंट्री को पसंद नहीं आएगा कि कोई दूसरी कंट्री उनके अफेयर्स में, उनकी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो रही है। 1990 के जन आंदोलन के बाद फिर 1996 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल ने सिविल वॉर स्टार्ट कर दी। इस बार इंटेंशन था कि अब राजा चाहिए ही नहीं और नेपाल फुल डेमोक्रेसी, फुल रिपब्लिक होगी। अमीश मुल्मी अपनी बुक ऑल रोड्स लीड नॉर्थ में बताते हैं नेपाल के नज़रिए से माओइस्ट को इंडिया सपोर्ट कर रहा था और राजा को चाइना। और जब नेपाल को वेपन्स की जरूरत पड़ी तो हमने वेपन्स नहीं दिए, चाइना ने दी। पर एंड में जब सिविल वॉर खत्म हुई, नेपाल एक फुल रिपब्लिक बन गई और 2007 आते आते अब कोई राजा नहीं थे और तब से लेके अभी तक नेपाल एक फुल डेमोक्रेसी है। पर अब जो पॉलिटिशियंस थे वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट वाले पॉलिटिशियन थे, या एटलीस्ट पावर में रहने के लिए तो वो यही करते। पहले चाइना नेपाल में राजा को सपोर्ट करता था, पर माओइस्ट रेवोल्यूशन के बाद नेपाल में पावर में थी कम्युनिस्ट पार्टीज, तो चाइना ने फिर इनको सपोर्ट करना स्टार्ट किया। नेपाली प्राइम मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर्स अब बीजिंग फ्रीक्वेंटली आने जाने लग गए थे। अब चीज़ें डिफरेंट थी क्योंकि पहले नेपाल चाइना को इंडिया का इन्फ्लुएंस कम करने के लिए यूज़ करता था, पर अब चाइना नेपाल के डायरेक्ट डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पार्ट था। चाइना नेपाल में रोड्स बना रहा है, रेलवे लाइन बिछा रहा है, सबसे ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाइना से आ रहा है। चाइना नेपाल की स्कूल्स में जा जाके टीचर्स की सैलरी तक दे रहा है अगर स्कूल्स चाइनीज़ भाषा बच्चों को सिखाएं। एक तरफ पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, कल्चरली चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ 2015 में कुछ ऐसा हुआ जिससे हमारा रिलेशन नेपाल से और कमज़ोर हो। 2015 में नेपाल में बहुत बड़े भूकंप आए, गांव के गांव एकदम फ्लैट हो गए और उसी टाइम नेपाल ने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन भी पास कर रहा है। अभी अपने आप में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने रिपोर्ट किया था कि जो नया कॉन्स्टिट्यूशन था वो नेपाल की मधेसी पॉपुलेशन के खिलाफ डिस्क्रिमिनेटिंग था। मधेसी पॉपुलेशन वही है जो इंडिया से क्लोज है, जिनका ट्रेडिशन, कल्चर हमसे बहुत मिलता जुलता है। इंडिया चाहता था कि नेपाल इस कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करे। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने ऑफिशियली मना कर दिया कि हमने ऐसा कुछ नहीं बोला है, पर इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट को फिर भी सही बताया और इसी टाइम इंडिया ने नेपाल पे एक अनऑफिशियल ब्लॉकेड लगा दिया। इंडिया इस बात को डिनाई करता है, पर नेपाल के लोग कहते हैं कि हमने नेपाल के फ्यूल ट्रांसफर रोक दिए और ये सब जब नेपाल में कुछ महीनों पहले एक भूकंप आया ही था। नेपाल को इसकी वजह से बहुत इकोनॉमिक लॉस भी हुआ। कहते हैं कि वो टाइम था जब हमने नेपाल को एकदम लूज कर दिया। नेपाल के तब प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली थे, जिन्होंने हाथों हाथ चाइना के साथ पेट्रोलियम सप्लाई एग्रीमेंट साइन किया और चाइना ने नेपाल को फ्यूल सप्लाई किया। प्राइम मिनिस्टर ओली ने इस इंसिडेंट को एंटी इंडिया हेट्रेड में बहुत अच्छे से यूज़ किया, अपनी पावर को नेपाल में और मजबूत करने के लिए। इसके अलावा हेट्रेड का एक रीज़न है हमारी मीडिया, जो आपको पता है टीआरपी के लिए कुछ भी करती है। इंडिया और नेपाल के बीच में भी बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, काला पानी और लिपू लेक के एरिया को लेके, जिसे दोनों कंट्रीज अपना टेरिटरी बताती है। तो हमारे इंडियन मीडिया ने न्यूज़ रिपोर्ट चलाई कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को चाइना के एम्बेसडर ने प्यार में फंसा लिया है, और वो भी इतने घटिया तरीके से। यांकी को देखकर ओली का दिल ओले ओले करने लगा। वो हर फैसले से पहले यांकी से सलाह लेने लगे। यांकी के हुस्ने के जाल में फंसकर ओली
बिन पानी मछली की तरह तड़पने लगे, और अब जो यांकी बोले वो ओली किया करने लगे। किसी को लगा सफेद होती उम्र में रंगीनियां सी आ गई हैं, लेकिन ये एक छलावा निकला। ये आप उस कंट्री के पीएम के बारे में बोल रहे हो जिसे हम हमारा भाई बोलते हैं। Reports that the Indian media houses carried were horrible, and we were treating Nepal as if it were like Pakistan or China, and making all kinds of unsubstantiated allegations. And I think this was really irresponsible. और जब 2015 में भूकंप आया था तब भी इंडियन मीडिया ने यही किया था, बहुत ही इनसेंसिटिव तरीके से लोगों से जाके घटिया क्वेश्चन पूछ रहे थे। ऐसा कवरेज था जैसे फैमिली ड्रामा चल रहा हो। इसके अलावा हम लोग और हमारे पॉलिटिशियंस भी नेपाल के लोगों को लेके बहुत इग्नोरेंट है। अगर मधेसी कम्युनिटी के पॉलिटिशियंस जिनके सरनेम फॉर एग्जाम्पल यादव, महातो और ठाकुर हैं, तो उनसे पूछ लिया जाता है, अच्छा तो आप नेपाल कब गए इंडिया से? इंडिया और नेपाल का रिलेशनशिप ऐसा है जो कल्चर, हिस्ट्री और शेयर्ड वैल्यूज़ पे बना है। सदियों से हम एक दूसरे के साथ रहे, एक बॉर्डर शेयर किया है जो कॉन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन दोनों का सोर्स है, और जो हेट्रेड है वो मोस्टली पॉलिटिशियंस और मीडिया ने भरा है। तो इंडिया और नेपाल साथ में काम करके, कोऑपरेट करके, डायलॉग्स के थ्रू वापस ठीक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ये 2 बुक्स आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। काठमांडू डिलेमा, जो इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप को हमारे पर्सपेक्टिव से दिखाती है, और ऑल रोड्स लीड नॉर्थ, जो नेपाल का पर्सपेक्टिव कि क्यों नेपाल चाइना के इतना क्लोज होता जा रहा है, उसके बारे में बात करती है। र साथीहरू है, तपाईँले अब भिडियो हेरिसक्नुभयो होला र अब बुझ्नु पनि भयो अब के उयो कतिको उयो छ। अन्त हाम्रो नेपाल र अब भारतको रिलेसन चाहिँ अब के कारणले बिग्रेको, अब के कारणले चाहिँ बिग्रिँदै जाँदैछ, सायद यो भिडियोको मार्फत चाहिँ तपाईँले चाल पाउनु सक्नुभयो होला है। र अब जति नै जे भने पनि अब नेपालले भारतलाई अब घृणा गरे पनि, अब उयो गरे पनि, जेसुकै भए पनि, तर अब जुन हाम्रो नेपाल र भारतको बिचमा चाहिँ जुन सदियौँ शताब्दीदेखि नै जुन एउटा राम्रो रिलेसन है, एउटा ऐतिहासिक सांस्कृतिक र आर्थिक रिलेसन छ, त्यो चाहिँ पहिला अब शताब्दीदेखि नै एकदमै राम्रो हुँदै आएको छ है। राम्रो अब पहिलादेखि नै राम्रो चल्दै आएको छ है। अब दुवै देशहरूमा चाहिँ अब सांस्कृतिक आदान प्रदान होइन, अब पारिवारिक सम्बन्धहरू चाहिँ एकदमै अब राम्रो गहिरो छ होइन। अब पहिला जुन चाहिँ अब अहिले जे जस्तो भए पनि पहिला चाहिँ अब पहिल्यैबाट नै यो ऐतिहासिक उयो भए शताब्दीदेखि नै राम्रो नै चलिआएको छ होइन। अब जुनसुकै अवस्थामा भए पनि दुईवटा देशले एकअर्कालाई अब परिआएको खण्डमा चाहिँ होइन अब सपोर्टै गरिरहेको छ, र जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अब नेपाल र भारतको बिचमा चाहिँ सम्बन्ध राम्रो भएर अब राम्रो उयस एकदमै राम्रो हुँदै अब भएर गएको छ है। र अब त्यस्तै गरी नै भयो हाम्रो यो अब नेपाल जुन भारत र नेपालको बिचमा अब जुन चाहिँ सिमाना छ, त्यो खुल्ला सिमानाहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी अब यहाँ इन्डियनहरू हुन त हामी पनि इन्डियन नेपाली नै हौँ है। हामी अब सजिलैसँगले नेपाल जान सक्छौँ, नेपालको मान्छेहरू यता हाम्रो इन्डियामा आउनु सक्छ। यसले गर्दाखेरि पनि दुई देशहरूमा चाहिँ एकदमै अब राम्रो सम्बन्धहरू अब एकदमै गहिरिएर गएको छ। मेन भन्नु पर्दाखेरि अब दुईवटा नै एउटा हिन्दू राज्य हो, नेपाल पनि हिन्दू राज्य हो, हाम्रो अब इन्डिया पनि एउटा हिन्दू राज्य नै हो होइन, जसमा चाहिँ अब हिन्दुत्व भएकोले गर्दाखेरि दुईवटा देशहरू एकदमै अब राम्रो गहिरो रिलेसनमा नै छ। अब जसले चाहिँ अब दुईवटै देशहरूले आफै एकअर्कामाथि परिआउँदाखेरि सघाउ पगाउ पनि गर्छ। अब कतिवटा कारणहरूले गर्दाखेरि अब दुई बिचमा अब कस्तो नराम्रो उयसहरू हुँदै गएको छ, तर हामीले जे जस्तै भए पनि होइन, जे जतिकै भए पनि दुईवटा देशले चाहिँ एकअर्कामाथि आफ्नो अब दुःख सुख भनौँ न होइन बाँड्ने उयसहरू गर्छ। जस्तै नेपाललाई परिआएको खण्डमा हाम्रो इन्डियाले पनि सपोर्ट गर्छ, भारतलाई परिआएको खण्डमा हाम्रो नेपालले पनि उयो गर्छ। जस्तै अब कतिवटा शैक्षिक उयसहरू भयो, जस्तै नेपालबाट कतिजना स्टुडेन्टहरू विद्यार्थीहरू हाम्रो भारतमा पढ्नुको लागि आउँछ होइन। र यस्तै छ कतिवटा कारण हो, जस्तै आर्थिक भयो, ऐतिहासिक भयो, धार्मिक भयो, धेरै कुराहरू चाहिँ अब नेपाल भारतको मिल्ने गर्छ। आर्थिक अब हाम्रो नेपाललाई परिआएको खण्डमा भनिहालेँ मैले, अब हाम्रो देशले हाम्रो भारतले अब सपोर्ट गरेर उहाँ कतिवटा उयसहरू अब मतलब के भन्छ त्यो कतिवटा उयसहरू प्रगति भएर गएको छ। जस्तै इन्डियालाई परेको खण्डमा नेपालले पनि सघाउने गर्छ। र अब हामी चाहिँ यही नै चाहन्छौँ कि दुईवटा एकअर्का मित्र होइन, अब एकअर्का सिमाना अब के भन्छ त्यो
एक छिमेकी देश हो, एकले अर्कालाई अब सघाउनुपर्छ र यो जुन चाहिँ रिलेसन छ, जस्तै नेपालले भारतलाई घृणा गर्छ, अब जस्तै उयो भन्ने त्यो उयो छ, त्यो चाहिँ हटाएर हामी चाहिँ अब एउटा हिन्दू, हामी पनि अब नेपाली नै हौँ होइन, नेपाली नै हो हामी चाहिँ, तर अब भारतवर्षमा बस्छौँ, नेपालमा बस्ने पनि के अरे नेपाली नै हो र हामी एउटा इन्डियन नेपाली भएर हामी नेपाली, अब हामी नेपाली भनेपछि हामीलाई कति गर्व लाग्छ होइन। अब उयो लाग्छ नेपालको नेपाली, हामी कहीँको जग्गातिर टाढो टाढो गयो भने एउटा नेपालीले देख्दा हामीलाई कस्तो खुसी हुन्छ होइन। र त्यस्तै नै भएर चाहिँ अब हुँदाखेरि चाहिँ यसले एकअर्कालाई अब जे जस्तै होस्, अब अहिले अब जे जस्तो अब नेपाल र इन्डियाको बिचमा जति नै अब खराबी अब उयो रिलेसन भएर गयो पनि, तर हामीले वर्षौँसँग उयो गएर हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ दुईवटा देशको सम्बन्ध चाहिँ एकदमै राम्रो छ होइन। अब उयो छ, यति नै अब छ, अब मतलब के भन्नु तपाईँहरूलाई, अब राम्रो छ दुईजनाको उयसमा अब नेपालबाट हामीलाई पनि कुनै कुरा गर्नु लागि नेपाल जानु छ भने हामी सजिलैसँगले नेपाल जान सक्छौँ, नेपालको मान्छे पनि सजिलैसँगले इन्डिया आउन सक्छ है। र अब कति जे जस्तै भए पनि दुईवटा देशमा चाहिँ राम्रो सम्बन्ध भएर जाओस्, म चाहिँ यही नै चाहन्छु है। र तपाईँहरूलाई आजको भिडियो के कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई पनि अब भनिदिनुहोस्, अब राम्रो लाग्यो भने पनि तर कमेन्ट गरिदिनुहोस्, नराम्रो लाग्यो पनि भनिदिनुहोस्। सायद अब मबाट बोल्दा कि कतिवटा कुराहरू गलत पनि हुनसक्छ होइन, म सबै समय म पनि राम्रै बोल्छु भन्ने छैन। तपाईँलाई जे जस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनुहोस्, हामी आफ्नो भुललाई सुधार्न सक्छौँ है। र भिडियो मन पऱ्यो भने अवश्य लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है। र हामीलाई यसरी नै सधैँभरि माया दिनुहोस्। र फेरि तपाईँहरूसँग हामी नेक्स्ट भिडियोमा भेट्न चाहन्छौँ। र साथीहरू एउटा कुरा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हामी तपाईँहरूलाई बिचमा है ब्लगहरू पनि लिएर आउने अब मतलब प्रयास गर्नेछु, र तपाईँहरूले हामीलाई यसरी नै साथ सपोर्ट दिनु होला। आजको लागि चाहिँ यति नै थियो। हवस् त, टाटा, बाई बाई, नमस्ते।